नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज हम आपके सामने सैटरडे स्पेशल जो कि साइंस जर्नी पे अक्सर हम लोग जो जातक कथाओं की सीरीज चलाते हैं, उसमें फिर से हाजिर हैं। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं खारदनीय जातक कथा। खारदनीय जातक कथा ये भी ठीक जिस तरह से आपने देखा है कि इस पूरे सेक्शन में जो सील वग है, इसमें जो भी पिछली घटनाएँ बताई जा रही हैं, अतीत की घटनाएँ बताई जा रही हैं, उसमें अक्सरहा मृग को, हिरण को लिया जा रहा है कि बोधिसत्व हिरण के रूप में हैं और वो उपदेश दे रहे हैं या वो चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था दोस्तों। प्राचीन काल में हिरण की संख्या ना बहुत ज़्यादा थी, चारों तरफ हिरनें थीं और हिरण तो कोई वैसा हिंसक होता नहीं है, ना ही मांसाहारी होता है। तो हिरण को मार के लोग खा जाते थे। तो बुद्धिज़्म ने ऐसा प्रयास किया कि अगर हम ये दिखाएँ कि बोधिसत्व कभी हिरण के रूप में थे और वो तरह-तरह के अच्छी चीज़ों में लोगों को समझाते थे, बताते थे, तो या हिरणों के बीच में चतुरता का प्रदर्शन करते थे। तो उससे जो लोगों की श्रद्धा है तथागत बुद्ध पे, बुद्धिज़्म पे, शमन परंपरा पे, उससे हम इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाएँगे। तो पूरे सील वग में आप जितना भी अभी तक देखते आए हैं, इसमें आज हम लोग जातक कथा 14 सीरीज है, इसमें हमने खरदीय जातक कथा को कवर करने की कोशिश की है। ये बेसिकली क्या बताती है आपको? ये आपको बताता है कि कटुभाषी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं। इस जातक कथा को सुनने के बाद से आपको ये पता चल जाएगा कि कटु भाषा कितना खतरनाक होता है। इसमें यही चीज़ को बताने का प्रयास किया गया है। आप ऐसे भी देख लीजिए, मान लीजिए कि आप 2 दोस्त हैं, 2 फ्रेंड हैं, कितने रिश्ते, भाई ही हैं, घर पटी-पटीदार है, रिश्तेदार हैं। आपके रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं, कभी आपने सोचा है? लोग कहेंगे कि यार बड़े हो गए, ज़मीन का बँटवारा हुआ, घर में अलग घर से बीवी आ गई, तो दोनों भाइयों की अलग-अलग घर से बीवियाँ आई थीं, तो लड़कियों में नहीं पटा इसीलिए ना घर टूट गया या फिर मनमुटाव हो गया। लोग ऐसा कहते हैं, दोष लड़कियों पर दे देते हैं, लड़कियों में दोष नहीं है। असल में जो मोरालिटी जो सीख आपके अंदर आनी चाहिए, जो धर्म आनी चाहिए, वो चीज़ आपके अंदर नहीं है और इसका समान प्रभाव फैमिली के हर व्यक्ति पे पड़ रहा है, जिस कारण से ये चीज़ें आती हैं। इससे आप ये भी सबक ले सकते हैं कि जो बहुजन समाज है, वो क्यों नहीं संगठित हो पाता है? क्यों आपस में ही छोटी-मोटी बातों पे लड़ते रहते हैं? इवन हमारे अंदर यूनाइट होने की क्षमता क्यों नहीं होती है? और उसका कारण जो है, वो ये जातक कथा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आता है। इस पूरे जातक कथा में कटुभाषिता पर व्याख्यान दिया गया है। कोई व्यक्ति कड़वा बोलता है, कटुभाषी है, उसके साथ क्या होगा? वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? क्या उसके दोस्त बन पाएँगे या दोस्ती टूट जाएगी? क्या आपको याद है कभी आपने अ, कहीं पे किसी तरह से कुछ ऐसी बातें बोल दी और जिसके बाद से रिश्तों में ऐसी खटास आ गई या किसी ने चुगली कर दी कि वो तो आपके बारे में ऐसा बोलता है या वो ऐसे बोलती है। इस तरह की बातें आई और उन बातों को सुन के आपके अंदर जो है खटास आ गई कि मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं सब। तो ये नॉर्मल इंसान की फितरत है और उस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। तो चलें इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ये चूँकि छोटी-सी जातक कथा है, तो आज मैं 1-2 कॉलर भी ले सकता हूँ और जो कोई भी
अपनी बात रखना चाहता है वो रख भी सकता है। तो ये जो जातक कथा है वो कटुभाषिता पर है। दरअसल होता क्या है कि आप सब जानते हैं कि जातक कथाएँ जो लिखी गई हैं, वो तथागत बुद्ध के बाद लिखी गई और तथागत बुद्ध को केंद्रीकृत करके और ये कहानियाँ लिखी गई हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो श्रावस्ती जगह थी, जहाँ पे तथागत बुद्ध सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, वहाँ पे उन्होंने उनके सामने एक कटुभाषी भिक्षु को लाया गया। उसके ऊपर इन्होंने ये अतीत कथा जो भिक्षुगण लोगों ने बनाया है, उस संदर्भ को लेकर बनाया है। यहाँ ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि एक भिक्षु जो है उसको कटुभाषी नहीं होना चाहिए। कोई भी बुद्धिस्ट है वो भाषी नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे भी लोग कहते हैं कि अगर आप जब बुद्धिज़्म पे काम कर रहे हैं तो आपको काम करते-करते आपकी भाषा जो है एक प्रॉपर एक बुद्धिस्ट की तरह होनी चाहिए या हो ही जाएगी। जब आप इस पर ढेर सारा काम करेंगे, जब आप इसके अंदर घुसते जाएँगे तो आपको अपनी वाणी पर कैसे बातें करनी हैं, कैसे लोगों से पेश आना है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सुधरती जाएँगी। क्योंकि जितनी आप गहराई में घुसते जाएँगे उतनी आपकी आप आपकी भाषा में, आपके व्यवहार में वो चीज़ें उतरती चली जाएँगी। और कोई अगर भिक्षु बहुत ज़्यादा गुस्सैल नज़र आता है या उसकी कटु भाषा है, यानी कि उसने अभी धम्म उसके भीतर नहीं है, बल्कि वो धम्म ऊपर ही ऊपर उसके तैर रहा है। डेंटिंग पेंटिंग वाला धम्म, समझ रहे हैं ना? ऊपर से बस पेंटेड है, उसके भीतर से नहीं आ रहा है। क्योंकि एक्चुअल में जो धम्म को मानने लगेगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। तो होता क्या है कि शुरू-शुरू में लोग श्रामणेर बन जाते हैं, आते हैं चौड़े होके कि भैया हम तो अब श्रामणेर बन जाएँगे, हमको भी तथागत बुद्ध की शरण में जाना है, भिक्षु बनेंगे। उसके बाद तो आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक भिक्षु जो है श्रामणेर बन गया। उसके बाद से संघ में भी आ गया, लेकिन उसकी आदत जो थी वो थोड़ी छूट नहीं रही थी। कड़वा बोलता था, कटुभाषी था। तो अभी आप देखेंगे कि समाज में बहुत सारे कटुभाषी लोग हैं, तो उसको लोग कैसे जस्टिफ़ाई करते हैं। अरे वो ना दिल का साफ़ है, थोड़ा कड़वा बोलता है लेकिन ना दिल का साफ़ है। आप दरअसल उसको जस्टिफ़ाई कर रहे हो उसके कड़वेपन को, समझ रहे हैं ना? वो दरअसल ये लीपापोती का गेम होता है, जब कोई जस्टिफ़ाई करने लगे कि उसमें ये चीज़ नहीं है लेकिन इस चीज़ में अच्छा है, इस चीज़ में अच्छा है। कुल मिला के वो उसको जस्टिफ़ाई किया जाता है कि तुम उसका कड़वापन पे हम लोग काम नहीं करेंगे, उसको कड़वा बोलते ही देने रहना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये बात पता चलती है कि भैया ये भिक्खू तो बड़ा कड़वा बोलता है, तो उसको लोग लेके जाते हैं तथागत के पास। मतलब ये कहानी लिखी गई है तथागत के नाम पे। तो बुद्ध उससे कहते हैं, पूछते हैं कि भई तुम्हारा ये जो कटुभाषिता है, ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार कर रहे हो, तुम ना पहले भी ऐसा किए हुए हो और उसका बुरा परिणाम हुआ है। दरअसल उसको समझाया जाता है कि अगर कोई भी भिक्षु बनने के बाद भी कड़वा बोलता है, तो आपका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला। इसके लिए अब एक अतीत की कथा सुनाई जाती है। तो उसमें कहानी जो है फिर मृग पे आती है कि बोधिसत्व जो है वो मृग योनि में थे, यानी कि हिरणों का कुछ झुंड था, उसमें से एक चतुर चालाक हिरण था, उसको एज़ ए बोधिसत्व इंडिकेट कर दिया गया है कि आप मान लीजिए, लेट्स अज्यूम। अब वो सब पूरा अपने गण के साथ, अपना परिवार, समाज के साथ जंगल में रहते थे। तो वो जो बोधिसत्व थे मृग, उनको सारी चीज़ें पता थी, सबसे चतुर चालाक थे। उनको पता था कि शिकारी आएगा, शिकार करेगा, हुँ, हिरणों को ही सबसे पहले मारेगा। तो उनको मृग माया क्लास चलती थी। कोई भी जो मृग है, वो उनसे जाता था, सीखता था कि हमें विषम परिस्थितियों में सर्वाइव कैसे करना है, हमें कैसे-कैसे फँसाया जा सकता है और हमें कैसे-कैसे बाहर निकलना है, ये सारी ट्रेनिंग जो है बोधिसत्व देते थे। तो उसमें उनकी जो परिवार की ही एक सदस्य हिरनी थी, वो एक दिन उनके पास जाती है, कहती है कि ये तो तुम्हारा भांजा है, अपने बेटे को दिखाती है, देखो ये तुम्हारा भांजा है, इसको भी तुम मृग माया सिखाओ।
तो उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे को सौंपा कि लीजिए भैया बोधिसत्व आप सिखाओ इसको फिर। अब भांजा जो है वो था बड़ा नॉटी, बहुत धूर्त, बहुत दुष्ट। अच्छा मुझे सिखाओगे, मैं तो ऐसे ही चतुर चालाक हूँ। जैसे आज की भी डेट में बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट का डेटा पैक है, कुछ भी सर्च मार दिए, कुछ भी आ गया ABCD Z, बस हो गया दुनिया, सारा ज्ञान मिल गया जी भाई, हो गया परिपूर्ण, अब इनसे कोई नहीं जीत पाएगा। चाहे वो फेक वेबसाइट देख के बता दें, या कोई व्हाट्सएप का कोड कहीं पे छाप रखा हो, किसी सोशल मीडिया में कोई चिप सी पोस्ट डाल रखी हो, बस पढ़ लेंगे, हो गया भैया इनका ज्ञान। तो वैसे ही वो जो भांजा था वो बहुत ही हठधर्मी था। इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम उसको जो है समय पर टाइम पर भेज देना, उस टाइम पे हम इसको सिखाते हैं। तो पहले दिन जब गया वो, बोधिसत्व वेट कर रहे हैं, अब आएगा अब आएगा, आया ही नहीं। दूसरे दिन भी वेट कर रहे हैं कि या अब तो आजा सीखने, आया ही नहीं। तीसरा दिन वैसे ही, जैसे कुछ बच्चे जो हैं स्कूल पढ़ाई के टाइम में दोस्तों के साथ निकल गए मौज करने, तो पढ़ाई के समय में जब मौज कर रहे हैं तो पूरी दुनिया जब बुढ़ापे में या अपनी जवानी में मौज करेगी तो वो बैठ के फिर वो घूमते रहेंगे, फिर जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहेंगे। ठीक यही कहानी यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं कि अब आएगा मेरा भांजा, अब मैं उसे सिखाऊंगा, और भांजे को तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो 7 दिन था, 7 दिन में वो ट्रेन करते थे, सिखाते थे, सातों के सातों दिन चले गए, सातों दिन वो नहीं आया। ठीक है। और इनके जो 7 उपदेश थे उसका एक तरह से उसने उल्लंघन ही कर दिया, और बिना ही, जब वो चीजें नहीं सीख पाया तो हुआ क्या कि शिकारी आया था, उसने अपना मृग पास बिछाया था। जब आप सही से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, सही से सारी चीजें नहीं सीखते हैं, तो आपका फंसना लाजिम है। फंस गया, फंस गया तो अब उसका माता जो है, यानी बोधिसत्व की जो बहन है, वो पहुंचती हैं बोधिसत्व के पास, कहती हैं क्यों भाई, तूने तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी ना 7 दिन मृग माया की, कैसे वो बंध गया, कैसे शिकारी उसको लेके चला गया? हुँ? तो बोधिसत्व बोलते हैं कि वो जो है ना मेरी बात सुनता नहीं था, मानता नहीं था, और इस कारण से तेरा पुत्र जो है वो मृग माया सीख ही नहीं सका। ठीक है। और वहां पे पाली का एक कोट आता है, वो बताते हैं, एक शब्द लिखा जाता है, अठ खूरंग खारा दिए। अठ खूर, अठ मतलब होता है 8 खूर। जब आप देखेंगे हिरन का पैर, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो उसके पैर में, हर पैर में 2-2 खूर होते हैं, यानी टोटल 8 खूर हो गए। खरा दिए मिग वतातिवडिंग शतही कला तिक्कंत न तंग ओदती तुस्सहे। हे खरा दिए वकातिवक, 7 कलाओं यानी उपदेशों का उल्लंघन करने वाले उस मृग को मेरी उपदेश देने की रुचि नहीं थी, वो आया ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो मैंने भी कोई फिर इंटरेस्ट नहीं लिया। नतीजा भुगता। क्या भुगता उसने नतीजा? कि उन्होंने कहा कि जब वो सीखा ही नहीं, जब समय था सिखाने का, तब वो सीखा ही नहीं, सो शिकारी उस पास में बंधे हुए कटुभाषी मृग को मारकर मांस लेकर चला गया। मतलब यही तय हुआ कि जब वो नहीं सीखेगा तो क्या रिजल्ट, क्या निकलेगा, बस ये रिजल्ट निकला। तो अब ये जो वर्तमान कथा है उसमें कटुभाषी को बताया जाता है कि अगर तुम नहीं सुधरते हो तो इतिहास गवाह है, इतिहास में इस तरह से हुआ है, पहले भी हुआ है। पहले भी इस तरह से हुआ है कि कटुभाषी था, नहीं माना बोधिसत्व की बात, तो नहीं माना तो देखिए क्या भुगता, उसको ले जाके शिकारी जो है मारा काटा, भून भान के खा गया। और तुम भी अगर संघ में आके तथागत बुद्ध की बात नहीं मान रहे हो, आके केवल लाभ लेना चाहते हो बस इस चीजों का, खाना मिल जा रहा है,
लोगों में प्रतिष्ठा मिल जा रही है, बस लाभ लेने के चक्कर में हो, तो तुम्हारा भी अंजाम बुरा होगा, ऐतिहासिक रूप से भी ये हुआ हुआ है। तो ये कह के अब कंपेयर कर दिया जाता है दोनों कहानियों का, कि उस समय का जो भांजा था, जो नहीं मान रहा था बात, वो यही कटुभाषी भिक्षु था, और ये जो उसकी माता थी यानी जो बहन थी, ये उत्पल वर्णा भिक्षुनी थी, और उपदेश देने वाला मृग तो मैं ही था, यानी तथागत बुद्ध के नाम पे कहा जाता है। तो ये एक छोटी-सी, बहुत छोटी-सी एक हम समझे कि जातक कथा थी, खारदनीय जातक कथा। अब मैं आप लोगों को कुछ देर के लिए, अगले आधे घंटे के लिए तो कम से कम लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। जिनको भी अपनी बात रखनी है, वो जुड़ के बात रख सकते हैं। सॉलिड बात रखनी हो तो रखिएगा, टाइम पास वाले नहीं आइएगा, ठीक है ना? किसी के पास भी कुछ सॉलिड बात है, कोई जानकारी है, कहीं पे बहुजन समाज पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, या किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ आप जानकारी देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे जुड़ के दे सकते हैं, अगले 30 मिनट तक। लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, मैं इसको पिन भी कर देता हूँ, जो लोग भी चाहें जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। और यहाँ पे अरुण कुमार जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपका अरुण जी। फिर यहाँ पे अरुण कुमार जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपका। और साथ में मैं एक अनाउंसमेंट जो मैंने किया था कि 29 जून को हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, यहाँ पे मेगा इवेंट अवार्ड होगा, जिसमें सभी लोग, कोई एज बाउंड्री नहीं है, और वो फॉर्म हम लोग जल्द ही लाने वाले हैं। अमूमन 23 जून तक हम लोग ले आएंगे, जो 3 से 4 दिन तक वो फॉर्म रहेगी, और वो 29 को होना है। इस मेगा इवेंट अवार्ड में आपको प्राइज मिलेंगे मिलेंगे। एक इसमें जो पैटर्न होगा, आपको क्या करना है, तो इसमें ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सुनहला मौका है जो बहुत खूबसूरत गीत गाते हैं बहुजन समाज के महापुरुषों के लिए, बहुजन समाज की विचारधारा के लिए। उन सभी लोगों को यहाँ पे स्वागत है। अगर आप कोई वाद्य यंत्र बजाते वगैरह हैं, बजाकर आप गाना चाहते हैं, तो वो सारी आप फिटिंग, टेस्टिंग वेस्टिंग कर के जो टाइमिंग होगा 29 जून को, उसमें आप तैयार रखेंगे, और आप कर सकते हैं। उसमें अवार्ड मिलेगा। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी मेगा इवेंट होता है, उसमें हम लोग अवार्ड देते ही देते हैं, जो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। 23 जून को फॉर्म हम लोग कम्युनिटी पोस्ट पर, रेस्टल वर्ल्ड पर डाल देंगे, और जो लोग भी बेहतर खूबसूरत, चाहे आप रैप गाते हों, सॉन्ग गाते हों, या अच्छे से म्यूजिक बजा के गाते हों, जिस तरह से भी आप प्रेजेंट करते हो, ये स्पेशल आप सभी के लिए है। कोई एज बाउंड्री नहीं है, कोई जेंडर बाउंड्री नहीं है, कोई भी व्यक्ति जुड़ के इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर सकता है, और वो 29 जून को ही होना है। तो याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज में जो प्रतिभाएँ हैं, जो इस पर काम कर रही हैं, उन लोगों को मौका मिल सके। और अब आगे चल के हम लोग लगातार इस तरह के कुछ-कुछ अलग-अलग प्रोग्राम करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे अभी तक हम लोगों का एक ही पैटर्न चल रहा था, स्पीच देना। बच्चे जुड़ते थे, स्पीच देते थे, लेकिन हम उन टैलेंट को एक तरह से टच नहीं कर पा रहे थे, जो और भी बहुजन समाज में टैलेंट छुपे हुए हैं, तो उन सारे टैलेंट्स को हम लोगों को लेकर आना है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप याद कीजिए, आपके अगल-बगल में, आपके घर में कोई बच्चा जो है, बहुजन समाज से रिलेटेड, किसी महापुरुष से रिलेटेड बहुत अच्छा सॉन्ग प्रेज़ेंट करता हो, कविता प्रेज़ेंट करता हो, म्यूज़िक पे अच्छा गाना हो। डांस तो यहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि डांस तो कोई वैसा नहीं है कि यहाँ पे कोई जुड़ के डांस करेगा, तो उसकी तो नहीं फैसिलिटी है, पर सॉन्ग का ये चलेगा, म्यूज़िक का। तो चलें देखें कौन आए हैं यहाँ पे। ये वीरेंद्र कुमार लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। शुक्रिया जी आपको भी। तो यहाँ पे सौम्या, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। आप देख लीजिए, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई नरिंदर सिंह धिंगरा हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। जी, नरिंदर सिंह जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं?
क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, हाँ, हाँ, नमस्कार जी। बोलिए। नमस्कार जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके जी, जी। प्रोग्राम्स जब भी फुर्सत। जी, सुन रहा हूँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। आप बोलते जाइए, टाइम डिले हो रहा है मुझे लगता है। आपकी जी, तरफ मेरी साउंड ठीक शायद है। लेट से जा रही है। ये मेरी आवाज़ इको आ रही है, वापस आ रही है? अच्छा नहीं, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे तो ठीक है, आपकी तरफ हो सकता है 2 अ, पेज खुल गए हों, ठीक जिस कारण से ठीक ऐसी है। प्रॉब्लम आ रही हो। आपके प्रोग्राम बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। ओके, शुक्रिया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। लेट मी सी, लेट देखता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आपके तरफ ना 2 पेज खुल गया है, आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, आप जॉइन किए होंगे, दोनों पेज चल रहा है, हाँ, 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 जिस हाँ, कारण हाँ, से इस हाँ। तरह से प्रॉब्लम आ रही है। एक को बंद कर ओके, दीजिए, यूट्यूब ठीक है। पेज को, या आप थोड़ा-सा समय ले लीजिए, अपना सिस्टम सही कर लीजिए, फिर मैं आपको जोड़ता हूँ। चलें, तब तक यहाँ पे कोई निशान मौर्य जुड़े हैं। हाँ जी, निशान जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर सुन पा रहे हैं हमको? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सर नमो जी, बोलिए। बुद्धाय, जय सम्राट, जय ज्योति, जय क्रांति, जय भीम, जय भारत, जय संविधान सर जी। हाँ जी, आपको भी। जी, बताइए। सर मैं कुछ लेबनान के बारे में जो आपने पिछली स्ट्रीम में किया था, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं लेबनान में, सीरिया में, जॉर्डन और फिलिस्तीन, इज़राइल मतलब 5 कंट्रियों में रहा था। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हाँ, बताएँ यूनाइटेड क्या नेशन। क्या आपने देखा वहाँ पे? क्या देखा था? जी सर, मैं यूनाइटेड नेशन के थ्रू गया था वहाँ पे सेना से। अच्छा, ओके, तो ओके। तो लेबनान में जो मुस्लिम हैं, वो तकरीबन 85% हैं सर। ओके, अभी 2000 हो गए हैं, 2011 अब की हो गए बात हैं। कर रहा हूँ। जी, हुँ, हुँ, 2011 में मैं गया था। ओके। तो वहाँ पे सर जो क्रिश्चियंस जो मतलब यहूदी जो लोग हैं, हुँ, हुँ। उन लोगों का सारा बिल्डिंग बहुत घर बना हुआ है, लेकिन सारे घर खाली हैं, वो सब ग्रीन कार्ड लेकर के यूएस में रहते हैं। अच्छा, सब लोग छोड़ के चले गए ना वहाँ से? सब छोड़ के चले गए हैं सर। फिलिस्तीन में भी बहुत बैड कंडीशन है। इज़राइल में तो ठीक है, इज़राइल में तो खैर वही लोग हैं, यहूदी लोग हैं। इज़राइल में भी हुँ, हम हुँ। लोग रहे 15-20 दिन इज़राइल में भी रहे थे। और हुँ, हुँ। सीरिया में तो बहुत ही बैड कंडीशन है इंडिया से भी, क्योंकि वहाँ पे भुखमरी बहुत ज़्यादा है, बहुत गरीब देश टाइप है। हुँ, लेबनान हुँ। में लेबनान में काफ़ी समय हमने निकाला है। तकरीबन 32 कंट्रियों की सेना थी वहाँ पे। ओके। तो यूनिफिल के यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान के थ्रू हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे पीस कीपिंग के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो सर वहाँ पे बहुत बैड कंडीशन है। जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह एक संगठन है वहाँ पर, मिलिटेंसी संगठन है। हुँ, हुँ, हुँ। वो मतलब इज़राइल को कभी-कभी मतलब जैसे भी परेशान करता है, तो इज़राइल का टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लोग हुँ, मिनटों सेकंड भी नहीं लगाते, उन लोगों को वहीं पे मार के गिरा देते हैं सर। हुँ। हमारे सामने हम लोगों के ऊपर तो कोई फायर नहीं करता है, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन के थ्रू थे, तो हम लोगों पर न सीरिया, न लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इज़राइल कोई फायर नहीं कर सकता था। लेकिन हुँ, हुँ। इनके ऊपर लेबनानियों के ऊपर अगर उनकी एक बकरी भी अगर ब्लू लाइन को क्रॉस कर गया, हुँ, एक हुँ, हुँ। भेड़ भी क्रॉस कर गया, तो सडनली इतना फायर वहाँ पे मारते हैं कि मतलब चाहे स्विफ्ट फायर होता है एक तरह से कह समझिए तो। हुँ, स्विफ्ट हुँ। फायर करके वो वहाँ पे जानवरों को भी मार देते हैं, और इनको भी आदमी अगर जो चराने-वराने वाले हैं, उन सबको बहुत बैड कंडीशन है सर। मैं वहाँ पे रहा हूँ, तकरीबन 1 साल रहा हूँ, 4-5 कंट्रियों में। हुँ, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ देखा है सर, बहुत बैड कंडीशन है वहाँ पे लेबनान में। यही चीज़ हम हुँ। बताने के लिए जुड़े थे सर आपको, और कुछ हाँ, ज़्यादा एक जी, जी, जी। जी, एक बात और है कि 1950 में जो जी, 1950-40 में
जो जी पूरा उन वहाँ पे लेबनान में तो ईसाइयों का गढ़ था, वो ईसाई कंट्री थी, वहाँ पे ईसाई बहुसंख्यक थे, 90% से ज़्यादा ईसाई थे। फिर धीरे-धीरे इन लोगों ने जो फ़िलिस्तीन से जो मुस्लिम्स उधर से शरणार्थी बन के गए, तो उस जी समय वो चलता था ना यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़ा कि जी हम मानवतावादी लोग हैं, आइए शरणार्थी हमारे यहाँ आइए। पर इन्होंने जी यहाँ से कभी सबक नहीं सीखा था। सबक ना सीखने का नतीजा ये हुआ कि अपने देश में शरणार्थियों में बुलाते गए और लेबनान में आज हिजबुल्लाह और पता नहीं कौन हूती किस-किस तरह के आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं और सारे जी ईसाई छोड़ के भाग गए हैं। मुश्किल से वहाँ पे मुझे लगता है कि 10-15% ईसाई बचे होंगे, उससे भी कम बचे हैं। वो बच्चे हैं सर, लेकिन वहाँ पे कोई रहता नहीं है। हाँ, वो भाग ही गए मतलब हैं कि मतलब एक तरह से दो क्योंकि चार अब परसेंट कैसे दो रहेंगे चार मुस्लिमों के परसेंट बीच में? जी सर, हुँ। 2-4% वहाँ पे रहते हैं। मैक्सिमम लोग यूएस में हैं, वहाँ पे कोई रहता नहीं, तमाम मकान खाली है उन लोगों का। हुँ। तमाम मकान तो खाली है सब। जी, हाँ, वो अब वो सोचने वाली बात है ना कि क्यों उस क्षेत्र को छोड़ के वो भाग गए हैं। अपना क्षेत्र, अपना घर छोड़ के कोई भी व्यक्ति क्यों विदेश में भाग रहा है और अपना देश जो है छोड़ के जा रहा है मुस्लिमों के लिए। जी उनका सर वो एक तरह से और जी, वहाँ पे आतंकवादी संगठनों का कब्ज़ा हो गया है। जी। जी सर, यही यही कारण है कि जब उन्होंने शरणार्थियों को बुलाया और रखा, तो उसके बाद इन्होंने अपना संगठन बना करके उनको ही मारना शुरू किया और फिर वो भागना शुरू किए थे। हुँ। इसलिए इज़राइल हमेशा जो है लेबनान के ऊपर और फ़िलिस्तीन के ऊपर हमेशा अटैक करता रहता है। इनका थोड़ा-सा भी अगर एक्टिविटीज़ हो जाता है तो तुरंत अटैक करता है और मारता बहुत है, बहुत भगा-भगा के हुँ, मारता है हुँ। सर। जी सर, जी सर। हुँ। बाकी आपका ठीक है। स्ट्रीम सर मैं 2020 से मैं सुन रहा हूँ और कंटिन्यूअसली हर वीडियो आपका मैं कंटिन्यू सुनता हूँ और जी। आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। शुक्रगुज़ार है आपने मुझे ऐड किया उसके लिए। जी, अभी फ़िलहाल मैं ड्यूटी शुक्रिया में ही हूँ निशान जी। सर। अच्छा, जी सर। ओके। ठीक है निशान जी। जी, ठीक है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेखा आनंद जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपको। फिर यहाँ पे सचिन रोकड़े लिखते हैं, व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम? यूट्यूब इनकम इज़ सफिशिएंट फॉर यू एंड योर फैमिली सर्वाइवल। जय भीम, नौ बुधाई। अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं क्या आप सचिन रोकड़े जी? चले इसमें मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है? शुक्रिया पर इस क्वेश्चन्स को राइज़ करने के लिए पर शुक्रिया। चलिए आगे यहाँ बढ़ते हैं। विजेंद्र सिंह जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है। शुक्रिया जी विजेंद्र जी। अच्छा इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और कोई है भाई जिनको अपनी बात रखनी हो? यहाँ पे कोई द सनातन शंकर आए हैं। हाँ जी, सनातन शंकर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अपनी माइक अनम्यूट करें। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, अपनी माइक अनम्यूट करें। सनातन शंकर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? उहुँ, चलें फिर। क्योंकि ये बहुत कम समय रहता है ना आज का, तो कम से कम टाइम से तो जुड़ जाएँ। यहाँ पे कोई अमन अमन जुड़े हैं। हाँ जी, अमन बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अपनी हाँ जी माइक सर। अनम्यूट करें। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। जी, बोलिए। सर एक मेरा फ्रेंड है, वो निषाद है। ओके। वो सनातन धर्म ज्वाइन करने के लिए बोलता, मैंने उसको कितनी बार समझाया भी, तो ओबीसी है, वो मानता नहीं है। तो ये उनको थोड़ा-सा यहाँ निषाद पे बात किस करा दीजिए। है जी? वो बात बात करा नहीं दीजिए करता, मैं उनसे। उसे कितनी बार ही बोला, वो बात नहीं करता जी। आप ये मेरा जात बता के उनकी ना जी ओबीसी में आते हैं, तो मैं उसको भेज दूंगा, थोड़ा बता दो। अच्छा, मैं समझा नहीं आपकी बात को। अगर आप निषाद जो हमारे ओबीसी हैं भाई हैं, हुँ। मेरे ख्याल तो निषाद फैमिली जो भी है समाज है, वो उसमें हुँ, आते हैं, हुँ। ओबीसी में है जी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा। सारे लोग हैं जो जुड़ते हैं, चैनल पे जुड़ते रहते हैं और बहुत हाँ सारे जी। रैशनल लोग हैं।
आप उनसे अच्छा कहें जी। ना कि चैनल पे जुड़कर डिस्कशन करें। डिस्कशन तो भारत की परंपरा रही है ना, मैंने बोला है जी उससे डिस्कशन ना, जो है भारत तो की परंपरा रही है, और सनातन कोई धर्म है नहीं, हाँ जी मैंने भी बोला, यही ठीक है ना। बोला। हाँ, कोई हाँ धर्म जी। नहीं है ना। सनातन अगर धर्म होता, हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने से ज्यादा समय लगा था। अब बताइए, इतने समय और 77 साल से ज्यादा हो गया आजादी के बाद भी किसी ने भी संशोधन करके ये कहा कि हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म था, गलती से किसी ने कभी। हिंदू लिख दिया है, आज तक इनको पता ही नहीं चला, अब ये सनातन जा रहे हैं। तो ये तो हवा हवाई बातें हो गई ना, मतलब समझ रहे अच्छा ना, जी। हवा हवाई बातें हो हाँ गई। जी। उनको कहें कि वो जुड़े, जुड़कर यहाँ पे बातें करें। ठीक है, ओके। ठीक है जी। हम्म, जय भीम सर। जय भीम जी। हाँ जी, जय भीम। चले यहाँ पे देखें अब कौन आए हैं। यहाँ पे कोई सौम्या आए हैं। हाँ जी सौम्या, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, जय भीम। हाँ नमो जी बुद्धाय। नमस्कार। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जी बताइए। जी सर, मैं पहले भी आई थी, एक बार ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उस दिन शायद ज्यादा लोग थे। ओके, बताएं क्या सर बोलना है आप आपको। सर मैं मतलब ब्राह्मण फैमिली से हूँ, और सर मैं खुद है ना अपने घर पे ये डिस्क्रिमिनेशन देखती हूँ। मतलब खुद मेरी दोस्त है, अब हम लोग मतलब कास्ट वगैरह कैसे, हम तो साथ में पढ़े हैं तो ये सब नहीं दिखता, पर सर फैमिली वाले अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करे तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कैसे। जैसे हमारे घर पे सफाई करने वाले आंटी आते हैं, वो अब वो खुद पता नहीं कैसे इतने टाइम से उनके साथ में शायद डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो जैसे ही मैंने उनको टच किया वो डर गए, जैसे मैं उनको कुछ कर रही हूँ, मैंने बोला आंटी आओ के बैठो, साथ में बैठो। अब ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझसे डर रहे हैं, या फिर मेरे को बोलते हैं कि नहीं मुझे छुओ मत। मैंने बोला अरे आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। तो बोलते हैं नहीं नहीं बेटा, आप हो ना, मतलब पता नहीं क्या ऐसा, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो जाएगा अगर वो मुझे छू लेंगे तो। फिर उनको ना मम्मी ने एक अलग कटोरी में, मतलब जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो मम्मी ने अलग कटोरी में दी। मैंने बोला क्यों अलग में दे रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, हम सेम ही तो हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। मैंने उनको सेम कटोरी में चाय दी मम्मी से लड़ाई करके, फिर भी आंटी ने उस कटोरी को नहीं छुआ। हम्म, सर इसको कैसे खत्म करें, मतलब लोगों में ये भावना खुद में आ गई है, उनको कैसे मतलब सही करें। देखिए सौम्या जी, आप जो बात कह रही हैं ना, ये उसी तरह से है जैसे एक बार एक ब्राह्मण था, तो राजा के पास गया। तो राजा ने उसको एक गाय दिया कि जाओ तुम गाय ले जाओ। वो बोला कि बड़े गरीब हूं मैं। राजा ने उसको गाय दी, ले जाओ पालो पोसो, दूध पियो, मस्त रहो, दूध बेच के अन्न भी खरीद लेना। गया फिर उसके बाद से जब खाता पीता था, आया पूछा कि और सब चीज ठीक है। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपने जो गाय दिया था ना पूरा खा पी के वो करता हूँ, अब बच भी जाता है। तो उन्हें अच्छा बच जाता है तो एक बिल्ली दे दिया, लो जो बच जाए दूध इस थोड़ा बिल्ली को भी पिला देना। अब वो ले गया बिल्ली को, लेकिन ब्राह्मण ने सोचा कि बिल्ली को मैं दूध पिलाऊंगा, हैं, रुको, राजा बोल के गया है ना कि दूध पिलाओ, अभी ऐसा उपाय करता हूँ कि ये तो दूध पी चुकी। उसने क्या किया कि पूरा गर्म किया दूध, और खूब गर्म करके बिल्ली को पकड़ा और गरम गरम दूध में पकड़ के मुंह सटा दिया। अब बिल्ली उसके बाद से दूध दे के भागती थी। अगले दिन फिर पकड़ा उसको, गरम गरम एकदम खौला हुआ दूध लाया, फिर उसका मुंह सटा दिया। अब वो तो उसके बाद से तो वाइट दूध देख के, कलर देख के भागने लगी। अब वो जब गया तो कहा महाराज आपने बिल्ली दिया है, ये ले लीजिए आप, ये हमसे ना दूध ही नहीं पीती। राजा बोल रहा है क्या बात कर रहे हो यार, बिल्लियां तो हर जगह दूध पीती हैं, आप जो है दूध नहीं पिला पा रहे हो। तो कहा कि अच्छा ऐसी बात है, हमारे सामने पिला के दिखाओ। तो उसने दूध लाया और दूध दे दिया क्या उसको। उसने अपनी बिल्ली पकड़ी, कहा उसके सामने दूध, वो दूध देखी यूं भागी यूं भागी, सारे दरबारी परेशान। सही में यार पंडित जी तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो दूध देखते ही भाग खड़ी होती है, पंडित जी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो दरअसल हुआ क्या है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम ने ना भारत के एससी एसटी ओबीसी इन समाज के साथ ऐसा 1000 साल से ऐसा सिस्टम थोप दिया है कि आज आप उनको प्रयास भी करेंगी ना तो वो चीज उनके अंदर से नहीं हट रही है। आप समझ रही हैं सौम्या, ये जो जी सर, मैं देख। लगातार 1000 ईयर से जो चीजें उनको डराई गई है। जरा सोचिए, कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है ब्राह्मण,
छतरी बैठा है, और वहाँ पे कोई ओबीसी समाज का लड़का, शूद्र जिसको कहते हैं ये, या एससी एसटी का गया कुर्सी पर बैठ गया, उसको लगे मारने। अब उसको मार रहे हैं, उसको घुमा-घुमा के शहर में घुमा के मार रहे हैं, गाँव में घुमा के मार रहे हैं, तो बाकी के क्या भाई काहे पीटा जा रहा है? तो इसने जो है हिम्मत कर दी कि ब्राह्मण क्षत्रिय के बराबर कुर्सी पर बैठने, क्योंकि मनुस्मृति में तो मनु का विधान है कि शूद्र जो है बराबर बैठ ही नहीं सकता, अगर बराबर बैठ गया तो भैया उसका जूतर काट लेना है। लैंग्वेज के लिए मैं यहाँ पे क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, और उसके दगवा देना है भाई, पिछवाड़े पे गरम करके, ये लिखा हुआ है। तो ये चीज़ जो है आप सोचें कि जब इस तरह की चीज़ें लगातार की गई होंगी, तब ना जाके पूरा का पूरा समाज दहल गया होगा कि भैया इनके सामने ना कभी बराबर में बैठना, जाके खड़े रहना उनके आगे, ज़मीन पर बैठ जाना लेकिन सामने मत बैठना। ऐसे नहीं हुआ है, लगातार ये चीज़ें की गई हैं, और वो डर ना लोगों से निकला नहीं है। आपको पता होगा एक मंत्री जी हैं, तो मंत्री जी गए एक ब्राह्मण के घर में गए, वो भी मंत्री ही था, उसके घर गए, तो सब लोग जूता-चप्पल पहन के जा रहे हैं और वो अपना जूता बाहर निकाल दिए, चप्पल। पूछा कह रहे सब लोग पहन के जा रहे हैं, आप कैसे, आप तो मंत्री हैं, आप काहे निकाल दिए? कह रहे क्या बताएँ, जब भी जाते हैं ना ऊँची जाति के घर वालों को तो ऑटोमेटिकली ना बाहर निकल जाता है। अब बताइए ये चीज़ें आई कहाँ से हैं उनके अंदर? ऑटोमेटिकली जूता निकल जा रहा है, डर और दशहत कहाँ से आई है अंदर में? किसने फीड किया है, लगातार फीड किया है, जिस कारण से ऐसा हो रहा है? अभी भी आप देखेंगे कोई मज़दूर है, कोई वो है, जाएगा बेचारा खड़ा रहेगा, कुर्सी खाली है, बैठेगा नहीं वो, डरा तो सहमा। सिर्फ 100 रुपए में महीने का सिर्फ 100 रुपए लेती हैं और बस पूरे घर के बाहर सफाई करके जाती हैं, टॉयलेट वगैरह क्लीन करके जाती हैं। मैंने बोला आप क्यों करते हो आप? मतलब वो बोलती नहीं हमारा ये काम है। बोली ये कैसा काम है? कुछ नहीं ले रहे हो आप महीने का, इतना काम करके जाते हो ना, आप साथ में बैठते, बस 2 रोटी लेके चले जाते हैं। सर शर्म आती है मुझे ऐसे, मतलब खुद के फैमिली के ऊपर जो ऐसा करते हैं ना, देखते हुए सर मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। मतलब मम्मी उनको ऐसे नहीं बोलती आके अंदर बैठो सोफे पे हमारे साथ में ऐसे, और मुझे इतना डांटती है ना जब मुझे बोलती है कि ना अगर शादी की लाइफ में अगर किसी लड़के को पसंद कर लिया ना तूने SC ST से इनसे, तो देख लेना हमारे मुंह में देखना कभी, इतने बदतमीजी से बात करते हैं। कभी तुमने पसंद किया ना ये नहीं तो आप करना, बिल्कुल और हैं, बिल्कुल खुद सही से तो बोल रहे तुझे हैं। पसंद नहीं है। और अगर तूने SC ST से पसंद कर लिया ना तो मरावा मुंह देखेगी अपनी माँ का, या फिर कभी बात मत करना हमसे। सर इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखती हूँ खुद के घर पे, मतलब सर मैं कुछ बोल ही मतलब नहीं पाती। घर वाले ये मुझे ऐसे लगता है कि बच्चियों हमारे को, कुछ साटा कुछ। मतलब बच्चियों और लड़कियों को ब्राह्मणिकल सिस्टम की फैमिली ट्रेनिंग देती हैं कि तुम्हें SC ST और OBC इन सबसे जाना ही नहीं है, दोस्ती नहीं करनी, या इनसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी, कोई रिश्ते नहीं रखने। यही यही आप कहना चाह रही हैं ना? तक शादी कर ली, रिलेशनशिप में आ गए आप। पहली बात तो सर इनके लिए तो रिलेशनशिप पता नहीं क्या है, क्या समझ रखा है इन्होंने। एक लड़की को कठपुतली बना रखा है बचपन से कि तुझे यही करना है, यही पहनना है, इसी से शादी करनी है जिससे हम बोलेंगे। और चलो बाकी ठीक है, लेकिन अगर बोलते हैं SC ST से अगर तूने शादी कर ली ना तो फिर देख लेना कभी भी बात नहीं होगी और सारे रिश्ते खत्म। और शायद पता नहीं सर ऑनर किलिंग्स तक कर सकते हैं, इतना तक गिर जाते हैं ये लोग। बिल्कुल, आप सही बोल रही हैं। देखें, कई सारे देशों में आप यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री में देखेंगे तो वहाँ पे ना एक मिनिमम वेज है कि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो आपको मिनिमम इतनी सैलरी देनी ही पड़ेगी। अगर नहीं देते हैं, वो कंप्लेन करता है तो फिर उस पर सज़ा भी होती है। आप देखिए भारत में इन्होंने अभी तक ये लागू नहीं किया है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये लागू हो जाना चाहिए ना। एक मिनिमम कुछ तो रख देते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 कुछ तो रख लेते हैं, कुछ भी। लेकिन ये नहीं रख रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि इनको पता है कि ये जो काम पे ये सबसे कम पैसे देते हैं, वो काम करने वाले SC ST OBC समाज के लोग हैं। जी सर। है ना? बस यही एक कारण है जिसके कारण से आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। नहीं तो ये सबसे जोरदार मुद्दा होना चाहिए था। आप किसी भी व्यक्ति से रेगुलर मंथली अगर काम ले रहे हैं, चाहे आप उससे बर्तन मँजवाइए या खाना बनवाइए, मिनिमम एक गारंटीड कर देते हैं कि 20 से 25,000 आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो खुद से काम कीजिए फिर।
दोनों चीज़ सुधर जाती है। एक तो लोग खुद से काम करना सीख जाते हैं या फिर ये समझ में आ जाता है कि भैया काम कराओ तो फिर प्रॉपर पैसा दो। ठीक है? दोनों जी चीज़ें सर। सही हो जाती हैं। तो ये सर भारत मैं में एक सबसे बढ़िया सफलता है। जी, बोलिए। सर मैं ये बोल रही थी सर, मेरे घर में मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है सर, खुद के साथ में अगर मैं लड़ाई करती हूँ, समझाती किस हूँ। तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बताइए आप? जी। जब मैं हक की बात करती हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मम्मी, आपको ये नहीं करना चाहिए, और मम्मी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि हम किसी को भी पसंद करें, किसी एससी एसटी से करें या कोई भी कास्ट से हो, मम्मी ये नहीं देखा जाता। पापा को भी बोलती हूँ हुँ, तो हुँ। ऐसा लगता है कि सर कुछ भी कर सकते हैं सर, बात करना इम्पॉसिबल है। मेरा तो बाहर तक जाना अलाउड नहीं है सर, क्योंकि मतलब मैंने पहले मतलब मेरे काफ़ी दोस्त थे एससी एसटी में, काफ़ी क्लोज़ भी हो गए थे। सो सर ये सब देखने के बाद है ना, उनको ऐसा लगता है कि ये लड़की तो पक्का है ना, कुछ ना कुछ कर ही देगी या शादी कर लेगी किसी दूसरी में। और मतलब उनका जो कास्टिज़्म है ना सर, इस एज पे है ना कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब उनको ये लगता है ना कि ये कुछ कर लेगी, किसी भी लड़के से रिलेशनशिप में आ जाएगी। तो सर जैसे आपने उस दिन इंटर कास्ट पे बात की थी, मैं आना चाहती थी सर, उस दिन नहीं आ पाई थी मैं। तो सर ये सेम चीज़ है मेरे साथ में कि सर मैं कुछ कर ही नहीं सकती ना, घर वालों के खिलाफ करे क्या? अब मैंने ट्राई किया था कि मैं मम्मी को समझाऊँ कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, सब इक्वल है, पर सर वो नहीं समझती, पता नहीं किस तरीके से डीप रूटेड है इन लोगों के अंदर कि बोलते कि किसी से भी कर लेना, पर ये एससी एसटी में नहीं करना। पता नहीं सर इस तरीके की सोच है, मैं बदल ही नहीं पा रही अपने फैमिली को। और सर मेरे को देखिए ये अलाउड ही नहीं करता, खाना बंद कर दिया मैंने। हुँ। अच्छा, आपको उन्होंने क्यों रोक रखा है? आपकी तो ऐज मुझे लगता है 18 तो प्लस ही होगी ना? सर मेरी 20 है। हाँ, तो कोई भी 18 प्लस है, वो तो स्वयं निर्णय लेने के लिए है, लेकिन ये भी एक भारत में कानून इस पर काम करने की ज़रूरत है कि बच्चों पे जो पेरेंट्स जो हैं, जो अधिकार जमा के बैठ गए हैं, प्रॉपर्टी मान के बैठ गए हैं, वो भारत को घोषित करना चाहिए कि अगर कोई भी 18 साल का बच्चा है, उस पर पेरेंट्स जो हैं अपनी मनमर्जी नहीं थोप सकते हैं। विशेषकर वैवाहिक मामले में तो कतई नहीं थोप सकते हैं। इस पर देखें, इस पर आवाज़ सब लोग उठाए होते ना, तो अब तक ये सारी चीज़ें हो चुकी होती। हो क्या रहा है कि जो कोई इंटरकास्ट, कुछ लोग तो इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं और फिर जो है जिस जहाँ शादी कर लिए, फिर जिस कास्ट में हुआ है उसी कास्ट का बन के रह जाते हैं। ये जी मामला सर। तुल पकड़ना चाहिए था और अब तक इस मामले को सॉल्व हो जाना चाहिए था। सर ये अगर देखें ये हो हो तो हाँ, काफ़ी हद बोलिए। तक ये कास्टिज़्म जो करते हैं ना, अगर सब लोग मिलते, सबकी हाँ, हाँ। शादियाँ होती, सब तरीका है इसको खत्म करने का। ये प्रॉब्लम अभी सबसे तक सॉल्व भी हो गई रहती और 2-3 चीज़ें और हो जाती ना। कास्टिज़्म नाम की जो बीमारी है, जो जातिवाद, जो ये लोग नहीं खत्म कर पा रहे हैं, उसमें काफ़ी डायल्यूशन आ गया होता अभी तक। बहुत ज़्यादा डायल्यूट हो चुका होता, अगर इस चीज़ में हुँ, फ्रीडम मिलता। ये दरअसल ना कास्टिज़्म को बनाए रखने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना, कास्टिज़्म कुछ भी है। बनाए रखने वाली बात है। जी। आपको मतलब अचंभा होगा कि जो सफाई करने वाली आंटी आते हैं ना, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। पर हमारे घर पे एक और भैया हैं जो कि कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वो भी एससी हुँ, एसटी, हुँ, हुँ। उनके साथ में जो ट्रीटमेंट है ना, इतना अलग लेवल का है ना, मेरे मम्मी-पापा मतलब उनके घर जाने हुँ, का हुँ। ट्राई करते हैं, उनके साथ पिक्चर लेने का कोशिश। जैसे उनकी शादी थी ना, तो मेरी मम्मी आगे-आगे हो रही थी कि उनके साथ एक फ़ोटो आ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े वहाँ पे मतलब अधिकारी लोग खड़े थे। तो मम्मी सोच रही थी, अरे हमारा भी रिलेशन है, हमारा भी रिलेशन है, हम भी जानते हैं। मतलब आगे-आगे हो रहे थे कि वो भी पिक्चर में आ जाए। तो सर 2 सेम कास्ट है, पर डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ अलग लेवल का है और इनके साथ ये है कि हाँ, अच्छा है, सब कुछ ठीक है। उनको मतलब मम्मी ने बहन तक बना दिया, धर्म बहन बोलते हैं कि हमारी बहन है बहन। लेकिन हुँ, उनमें हुँ। भी मम्मी बोलती है ना, हाँ, वो सब अच्छा है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन तू उनमें भी शादी नहीं कर सकती। हाँ, ये देखें, ये इसी को कहा जाता है ना, कास्टिज़्म कहा जाता है। ये किसी आईएएस से कॉन्टैक्ट बनाना, फ़ोटो खींचना, ये करना, ये दरअसल वो है कि उस पद का हम लाभ ले सकें। वहाँ पे लाभ ले सकने के लिए, सेल्फ बेनिफिट के लिए वो ऐसा कर रही हैं, वो उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ़ उस पद पर लाभ हमको मिल जाए इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो वास्तव में वो लोग जाति देख के ही नफ़रत करते हैं, ये हकीकत है। और आप हाँ, देखें ना कि भारत में कितने सारे एससी, एसटी जो
आईएएस ऑफिसर हुए हैं, उनका आप पढ़िए, उनके ब्लॉग पढ़िए, वो लोगों की स्पीच सुनिए, वो खुद इस बात को स्वीकार किए हैं कि उनके साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार हुआ है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, पद पे रहते हुए भी। बाकी के जो लोग हैं अदर कास्ट वाले, उन लोगों ने किया है, ये वो लोग कहते हैं। अभी एक जज की आप देखें, एक जज थे, तो वो एससी समाज से थे, रियल घटना है, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए हैं, अच्छे फैसले दिए हैं, उनको तुरंत फंसा दिया गया कि इन्होंने घूस ली है, इन्होंने ये किया है, जबरदस्ती झूठा केस बना के। फिर वो केस जो है उनको वहां से सस्पेंड किया या जो भी किया, छोड़ना पड़ा। फिर वो केस को और ऊपर लेके गए क्योंकि झूठा केस था। जब वहां पे गई तो पता चला है कि इनके जो साथी थे उनको पसंद नहीं आ रहा था कि एससी समाज का जो लड़का है कम उम्र में इतना अच्छा जज कैसे बन गया। और वहां पे कोर्ट ने स्वीकार किया कि इनके साथ पक्षपात जातिवाद करके इनको फंसाया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने और बैंड बजाई, उनको बहाल भी करवाया, उनको सारी चीजें, लेकिन देखें उनका समय ये सब बर्बाद कर दिए ना, 4-5 साल समय बर्बाद किए, गलत लांछन लगाए। तो आपके तरफ से थोड़ी सी नॉइस भी आ रही है। तो ये लोग क्या है जी, कि जी सर। इन लोगों के डिस्क्रिमिनेशन का लेवल ना बड़ा अलग तरह का है। कुल मिला के ओवरऑल हम देखें तो ये जातिवाद को बनाए रखने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। खैर, आप रेशनल वर्ल्ड पे जुड़े, वहां पे अगर और भी बातें करनी है तो वहां पे इन तमाम मुद्दों पर और भी बातें होंगी। सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर सर मैं खुद की फैमिली में कैसे मतलब खुद के लिए अधिकार ले सकती हूँ सर? अपने मम्मी पापा से लड़ना ना बहुत मुश्किल है सर। मुझे ना बाहर जाके स्टडी करना अलाउड नहीं करते। मतलब ये है कि तू बीएससी कर ले, शादी कर ले, बस उनका यही है। बोलते हैं कि कोई तैयारी करनी है ना तो घर पे कर ले, और बाहर जाना अलाउड नहीं है तेरा, कोचिंग वगैरह में जाना। देखिए सौम्या जी, आपकी जो बात है ना, इसे में फंस के कई लड़कियां ने गलत स्टेप उठा लिया, कई लड़के जो हैं गलत स्टेप ले लिए। आप जानती हैं अभी कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, जब लड़कियां जो हैं कहीं और शादी करना चाहती थी, ऑलरेडी रिलेशन में थी, माँ बाप ने उनकी सुनी नहीं, जबरदस्ती उनकी शादी करा दी। नतीजा क्या हुआ? उसने किसी को मार दिया, कोई गलत स्टेप उठा ली। आज क्या है, उनके माता पिता जो उसकी बात मान लिए होते, आज जेल में सड़ रहे हैं। पुलिस छापे पे छापे मार रही है, लगातार सड़ रहे हैं, और ऐसे एक केस नहीं बहुतेरे केस आ रहे हैं। माँ बाप को इन सब चीजों से सबक ले लेनी चाहिए कि बच्चे गलत स्टेप उठाएं, उससे बेहतर है कि आप जो है जिंदगी बच्चों को गुजारनी है, करियर उनको बनाना है। जबरदस्ती का ये जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसमें आपको मैं यही कहूंगा कि कोई गलत स्टेप मत उठाइएगा, लेकिन आप ये भी देखिएगा कि आपको पूरी जिंदगी जो है अपने अपने ऊपर हाथ रख के ना गुजारना पड़े। मतलब वो कहते हैं ना कि ये हमारा मन नहीं था फिर भी हमको ये करना पड़ गया, तो एक बीच का आप रास्ता जरूर उसमें निकालिए, ठीक है? जी सर। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसमें, हाँ, जिसके रिजल्ट बहुत खराब गए हैं, अब माता पिता ही उल्टे फंसे हैं इसमें। जी सर फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, प्रैक्टिकल तो सॉल्यूशन, सर इनको पता चल, मतलब ये मान लो कि इनको तो कुछ पता चल जाता है ना सर, मेरा फोन वगैरह सब कुछ चेक करते हैं कि क्या करती है। अभी मैं आपसे बात भी कर रही हूँ ना सर, ये भी मान लो कि मैं हिडन वे में, सिक्योरिटी वे में करती हूँ, या आपका कोई वीडियो देखती हूँ वो भी मैं सिक्योरिटी वे में देखती हूँ, ताकि मतलब वो चाहती नहीं ना कि ये सब पता चले मुझे कि हमारे गॉड के बारे में जो भी जो माइथोलॉजी स्टोरीज बना रखी है वो सब मुझे पता चले। ये चाहते ही नहीं कि इनके बच्चों को ना भनकती लग जाए, ऐसा कुछ है। सर मुझे, मैंने तो आपका चैनल काफी पहले से फॉलो कर रखा है सर, तो मुझे पता है। अब मम्मी वगैरह को नहीं पता है तो ये सोचती है कि इसको पता ना चल जाए, कुछ इसको पता चल जाएगा तो अब शायद उनको ऐसा लगता है कि मुझे पता है, तभी अब मुझे कुछ नहीं करने देते, वो बाहर जाना सब कुछ बंद देते रहते। ये दरअसल उनको इस बात का डाउट हो गया है, और वो डाउट हो जाने के कारण उनको क्या लग रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि आपको कहीं एक जगह फिक्स कर दिया जाए जो उनकी मर्जी का हो, और आपको वो शहीद करना चाहते हैं। बेसिकली ये बात ये है। बच्चे जी का सर। जो कास्टिस्ट माता पिता हैं, उनके लिए बच्चों की क्या चाहता है कोई मायने ही नहीं रखता। अपनी चीजें उस पर थोप देते हैं, भले ही बच्चा जिंदगी भर बद्दुआ देता रहे उनको।
फिर भी वो अपनी चीज़ें थोप देते हैं, थोप के कुछ समय बाद निकल लेते हैं। वो बच्चा ज़िंदगी भर गाली देते रहता है, कोई गलत स्टेप गलत अगर उठा लेता है, वही माता-पिता फँस जाते हैं, जेल की चक्कियाँ काट रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। पर मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी मध्यम रास्ता अपनाइए, लेकिन आप ऐसा दोनों मध्यम रास्ता में आप ये देख लीजिएगा कि आप अपनी भी चीज़ें आपको सैक्रिफाइस ना करनी पड़े, और ऐसा भी देख लीजिएगा कि आपके घर परिवार में भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतों का ना सामना करना पड़े। बीच का ही रास्ता आप अपना के अपना चीज़ें निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये कास्टियस जो सिस्टम है, ये एक दिन में सॉल्व नहीं होने वाला है। आप जानते हैं ना, राजस्थान, सॉरी सर मैं बता रही हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में जो कास्टिज्म है ना सर, वो बहुत हुँ। नेक्स्ट लेवल है सर, स्पेशली विलेजेस में। आई एम फ्रॉम विलेज, और सर यहाँ पे हुँ। बहुत नेक्स्ट कास्टिज्म। आप ये मान लो कि जो हमारे SC ST भाई बहन है, उनको घर में आना तक अलाउड नहीं है। घर के बाहर आते हैं, घर के बाहर सारा घर के बाहर साफ सफाई करके जाते हैं, कोई पैसा नहीं देते उनको, वो खुद से आते हैं, चले जाते हैं बेचारे। हुँ, हुँ, हुँ। देखिए, कुल मिला के आपकी जितनी बातें मैंने सुनी हैं, मैं एक बात तो समझ गया हूँ कि आप अभी फ़िलहाल जो भी चीज़ें चल रही हैं, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ऐसा लग रहा है, किसी को किसी हमारे पिंजड़े में डाल दिया गया है। हाँ, पिंजड़े में डाल दिया गया है। आपको आपकी चीज़ें नहीं करने दी जा रही हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो या जो भी चीज़ें हों, उस पे प्रतिबंध लगाया गया है। ये उसी तरह से है जैसे कि किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर देना या फिर उसके सारे राइट्स को छीन लेना। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है, वो छीन लेना। कमरे में लॉक कर रखा है सर। क्या बात कर रही हैं? जी सर, आप मानेंगे नहीं, मैं कमरे में लॉक की हूँ। मैं तो, मुझे कॉलेज जाना अलाउड है, बोलते हैं कॉलेज में प्राइवेट एग्जाम देनी है, घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है। और ये बस आपसे बात भी कर रही हूँ तो सीक्रेटिव वे में कर रही हूँ, ये भी कुछ देर में वापस देना पड़ेगा मेरा डिवाइस मुझे। अरे! ये तो बहुत ही विषम परिस्थिति है। जी बताएँ सर। आपको ये तो मतलब बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति है, ऐसे में तो हम लोग बताएँ क्या हेल्प कर सकते हैं? हमें तो पता भी नहीं है, आप कहाँ पे हैं, किस तरह से क्या चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन आपने ये चीज़ अच्छा किया कि आपने यहाँ पे जुड़ के इस चीज़ को खबर को यहाँ पे बताया, ताकि बाकी के जो लोग सुन रहे हैं, उनकी आँखें तो कम से कम खुल रही हैं। उनको पता अच्छा तो आपको चले लॉक कैसे। हाँ, जी। ये चीज़ें चल रही हैं किसी ब्राह्मण फ़ैमिली में आप सब लोग देख सकते हैं साथियों जितने लोग भी सुन रहे हैं। एक लड़की जो है उनको घर में बंद कर दिया गया है। उनका दोष क्या है? क्योंकि वो SC, ST, OBCs को भी बराबर इक्वली ट्रीट करती हैं और इसलिए उनको इस तरह की चीज़ों से का सामना करना दिया जा रहा है। उनको बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं भेजने दिया जा रहा है। लॉक कर दिया गया है, उन पे इतनी स्वतंत्रता नहीं है, जबकि वो 18 प्लस हैं। कि वो अपने डिवाइसेस वगैरह इस्तेमाल कर सकें। और जी। उनको ये भी पसंद नहीं कि खुद किसी को कैसे, खुद से कैसे चूज कर लिया इसने, खुद से कैसे चूज कर सकती है ये। हाँ, देखें ये मतलब आपको जीवन साथी चुनने का भी अधिकार नहीं है, वो भी वो चुन के चूज़ करेंगे। लेकिन उन लोगों को तो लाइफ़ नहीं गुज़ारनी ना, लाइफ़ तो अपनी गुज़ार चुके हैं। हम्म। तो ये तो बहुत विकट परिस्थिति है और बहुत बुरी दशा है। साथियों आप देखें, ऐसी बहनें भारत में एक नहीं, मैं बता रहा हूँ, हर गाँव मोहल्ला में आपको इस तरह से भारत में लड़कियों की स्थिति है, आप सब लोग देख सकते हैं। किसी को भी अगर लगता है कि इस चीज़ पे काम होना चाहिए, इस सिस्टम सुधरना चाहिए, तो बताइए आप दोस्तों कब कब इसके लिए आंदोलन होंगे, कब इस चीज़ को सुधारा जाएगा? हुँ? ये तो मैं सोच के भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बताएँ आपने जो अभी बयान किया है वो कितना बुरा है। कोई माता-पिता इतना कैसे नीचे जा सकता है भाई अपने बच्चे को ऐसे कर दे? हुँ, बहुत बहुत वो है। मैं आपसे यही कहूँगा कि जब रैशनल वर्ल्ड प्रोग्राम होता है वहाँ पे भी कभी आप जुड़िए और इन बातों को आप ज़रूर रखिए। ओके? जी सर, मैं आपकी बात सुनूंगी। हाँ, जी। बस कोई नमस्कार। गलत स्टेप नहीं उठाइएगा, मैं यही कहूँगा आपसे। ओके? जी। हुँ, ठीक है। तो साथियों आज छोटा ही सेशन होता है, मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगा और यहाँ पे प्रहलाद यादव जी का यहाँ सुपर स्टिकर है।
इंडियन कंपैरिजन एनसीएन जी यहाँ पे लिखते हैं, क्या वे सचमुच गीता और स्मृतियाँ जैसी जातिवादी पुस्तकों से अच्छे श्लोकों को चुनकर बिना किसी विरोध या गृह युद्ध के नया संविधान थोप सकते हैं? इंडियन कंपैरिजन जी, अभी यहाँ पे एक बहन जुड़ी थी, आपने सुनी उसकी बातें? आप बताइए कि जिन लोगों ने अपने घर पे बच्चे-बच्चियाँ नहीं खुश हैं, वो किसी भी किताब से कोई भी श्लोक उठा के चेप देंगे, वो दुनिया को क्या देंगे भाई? जातिवाद परोसेंगे? हमें चाहिए ही नहीं ना उनकी कोई भी चीज़, किसी भी किताब से कुछ भी कितना भी अच्छा ला के दे दें, उसमें गंदगी ही रहेगी। क्योंकि लाइव यहाँ पे आपने अभी सुना कि क्या चीज़ें चल रही हैं उनके घरों में, वो पूरे समाज पे थोपना चाहते हैं, पूरे भारत पे थोपना चाहते हैं। तो ये कभी नहीं, उसका समर्थन भी नहीं मिलेगा। अरुण कुमार जी यहाँ लिखते हैं, सर मैंने मनुस्मृति की नई बुक मंगाई है जिसमें शूद्रों से संबंधित कठोर दंड विधान वाले श्लोक हटा दिए गए हैं जो आतंकवादी संगठन से भी कठोर हैं। गंगा प्रसाद उपाध्याय लेखक है जो 75 साल वहीं ढो रहे थे। देखें ये अरुण कुमार जी, जितनी पुरानी रखी हुई है मनुस्मृति वो सारी एज इट इज हैं। ये लोग क्या किए हैं, अब छांट छूट के 2655 श्लोक को कोई जो है 1200 श्लोक कर दे रहा है, कोई 1250 श्लोक कर रहा है, इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उससे इनका मनुस्मृति सही नहीं होने वाला है। इस पर हम लोग पहले भी वहाँ डिबेट हुई है, डिस्कशन हुआ है, रेस्टोरेंट वर्ल्ड पे बहुत सारी वीडियो इस पे पड़ी हुई है, आगे भी हम लोग इनकी खाल खींचेंगे। साथ ही चामजी शेरपा जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चामजी शेरपा जी। तो शुक्रिया दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए, और फिर हम लोग मिलते हैं संडे को 7:30 पे RW पे डिबेट के साथ, नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।